हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित है वो पदार्थ है या द्रव्य है। द्रव्य का शुद्धतम रूप जो है वह तत्व कहलाता है। तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और उन कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इस तरीके से वर्तमान में हमारे पास में कुल 118 तत्व ज्ञात है। पर जब ये 118 तत्व तो वर्तमान में हमें ज्ञात है, लेकिन जब जैसे जैसे शुरुआत में रसायन शास्त्र की जब शुरुआत हो रही थी, व्यवस्थित शुरुआत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब व्यवस्थित शुरुआत हो रही थी तो जैसे जैसे हमें या वैज्ञानिकों को पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों की जानकारी मिलने लगी, तो उन्होंने उन पदार्थों या तत्वों का वर्गीकरण चालू किया। उन पदार्थ या तत्वों का जो वर्गीकरण था उसके अलग अलग आधार रहे हैं कि सबसे कॉमन जो था वह था कि पदार्थों को आप धातु और अधातुओं में बांट दो, है ना। धातु जिनमें धात्विक प्रवृत्ति होती है, जिनके भौतिक गुण, धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं उन आधार पर उन्होंने बांट दिया कि भाई जिसमें यह चमक है वह धातु है, जिसमें चमक नहीं वह अधातु है। जो उष्मा की सुचालक है वह धातु है, जो उष्मा की कुचालक है वह अधातु है। पर अकेला यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं था। उसके बाद में आपने पढ़ा है या हम जानते हैं कि उसके बाद में जो था जो डोब्राइनर के जो त्रियक या ट्राइड्स के जो नियम आए कि उन्होंने धातुओं को या तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटने पर उन्होंने तीन तीन के ऐसे समूह बनाए कि जिसमें से मध्य वाले तत्व का जो गुण था, जो मध्य वाले जो तत्व था उसका जो भार जो था, परमाणु द्रव्यमान था, वह पहले और दूसरे का औसत था। इस तरीके से उन्होंने तत्वों को थोड़ा सा व्यवस्थित उनका वर्गीकरण करने की कोशिश की। उसके बाद में फिर जो था वह था न्यूलैंड जी का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। और देखने से या पढ़ने से लगता है कि उन्हें म्यूजिक या संगीत में भी रुचि थी कि उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित किया कि पहले और आठवें तत्व की कुछ भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म एक जैसे है। और यह उसके पीछे का उनका जो लॉजिक जो था वह यह था कि यदि हम लोग सा रे गा मा प ध नि सा इस तरीके से यदि हम लोग गाते हैं तो स और जो सा है उसमें समानता होती है। ठीक इसी तरीके से उन्होंने तत्वों को उस तरीके से वर्गीकरण किया। इसके बाद में जो सुचारू रूप से जो तत्वों को बांटने का काम किया उसमें मेंडलीफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मेंडलीफ चूंकि रसिया के रहने वाले थे, उनका एजुकेशन के बाद में सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने काफी समय बिताया और उन्होंने जो है तत्वों का एक वर्गीकरण किया। तत्वों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण करने का जो श्रेय है वह मेंडलीफ को ज्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक आवर्त तालिका बनाई थी। उस आवर्त तालिका में जो खड़े वाले जो थे स्तंभकार जो थे उन्हें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वर्ग कहा था। और जो इस तरीके से आड़े हैं उन्हें आवर्त कहा था। उस समय जो भी ज्ञात तत्व थे उन ज्ञात तत्वों को उन्होंने उस आवर्त तालिका में व्यवस्थित करने की कोशिश की। व्यवस्थित करने के बाद में उन्होंने जो व्यवस्थित किया उसका भी आधार परमाणु का द्रव्यमान ही था। जब परमाणु का द्रव्यमान ही आधार था तो उन्होंने उस तालिका को ऐसा बनाया कि उसमें कुछ खाली जगह भी छोड़ के रखी हुई थी। वह खाली जगह छोड़ के रखी थी ऐसे तत्वों के लिए कि जो भविष्य में खोजे जा सकते थे। यदि वो भविष्य में खोजे जाएंगे तो उन भविष्य में खोजे गए तत्वों को व्यवस्थित स्थान देने के लिए भी उन्होंने खाली जगह छोड़ के रखी हुई थी। अब इस आवर्त तालिका ने बहुत सारी समस्याओं को तो हल किया, पर इसके साथ साथ उसमें कुछ विसंगतियां भी थी। उन विसंगतियों को दूर करके जो वर्तमान में जो हमारे पास में आवर्त तालिका आई है उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त तालिका या दीर्घ या वृहत आवर्त तालिका। अब इस वृहत या दीर्घ आवर्त तालिका
किताब में दी हुई है। अभी किताब में दी हुई है तो साधारण तौर पर याद नहीं होती है। उसमें आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया तो उन्हें नंबर से या क्रमशः लिखना आसान है, पर किस नंबर का कौन सा तत्व है या किस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है और उसका क्या संकेत है, यह याद करना अभी भी कई विद्यार्थियों के लिए चैलेंज बना हुआ होता है। तो आइए अब हम लोग आवर्त तालिका को, आधुनिक आवर्त तालिका को कुछ सरल शब्दों के माध्यम से, कुछ मेनोमिक्स के माध्यम से, कुछ जिंगल के माध्यम से, कुछ सिंबल के माध्यम से हम लोग याद करने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक आवर्त तालिका है, जो आधुनिक आवर्त तालिका है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यह वर्ग तथा समूह में वर्गीकृत या बटी हुई है। वर्ग की बात करें तो जो इस तरीके से जो खड़े कॉलम्स कहलाते हैं, इस तरीके से जो खड़े कॉलम्स है, इन खड़े कॉलम्स को हम लोग वर्ग कहते हैं। यह कुल 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? कुल 18 वर्ग है। और इस तरीके से यदि हम देखें तो जो आड़े कॉलम्स है, इस तरीके से इन्हें हम लोग समूह कहते हैं या इन्हें आवर्त भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आवर्त भी कहा जाता है। और जिस तरीके से 7 समुंदर और 7 रंग होते हैं, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या भी 7 होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त तालिका 18 वर्ग और 7 आवर्तों में विभाजित है। अब यदि आप इस आवर्त तालिका को, यदि किताब में जो आवर्त तालिका दी है उसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको यह आवर्त तालिका 4 भागों में बटी हुई दिखेगी। यह जो 4 भाग जो है, इन्हें हम लोग ब्लॉक कहते हैं। आधुनिक आवर्त तालिका 4 ब्लॉक में बटी हुई है। इन ब्लॉक के नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक जिस तरीके से जिस गली मोहल्ले या कॉलोनी में यदि आप रहते हो या यदि आपने कोई टाउनशिप देखी होगी, किसी इंडस्ट्री की टाउनशिप होगी, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर भी ब्लॉक्स बटे हुए रहते हैं कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यह पता होता है एक प्रकार से। तो उसी तरीके से यहां पर जो आधुनिक आवर्त तालिका है, यह भी ब्लॉक में बटी हुई है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो इस तालिका का जो यह जो शुरू का जो भाग है, बाएं तरफ उपस्थित जो वर्ग है, इसे हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। जो दाएं तरफ का जो वर्ग है, यह वर्ग है, इन्हें हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। जो बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाले को कहते हैं डी ब्लॉक। और यहां पर बाहर जो यह हिस्सा है, इसे कहते हैं हम लोग एफ ब्लॉक। इस तरीके से एस, पी, डी, एफ में यह आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी बटी हुई है। अब अक्सर छात्रों के फोन आते हैं या छात्र हम लोग उसे पूछते हैं कि सर, हम किस तरीके से आवर्त तालिका को साधारण तौर पर हम लोग याद करें या याद करने के कोई तरीके हैं क्या?
तो यदि आप देखेंगे तो गूगल चाचा से यदि आप पूछोगे तो वहां पर बहुत सारे तरीके आपको देखने के लिए मिलेंगे। उन तरीकों का इस्तेमाल हम लोग आवर्त तालिका को याद करने के लिए कर सकते हैं, उनके संकेतों को याद करने के लिए कर सकते हैं, उनके परमाणु क्रमांक याद करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ तरीकों का संकलन जो है हम यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले यदि हम कहें तो बच्चों का फोन आता है कि सर हमें एस ब्लॉक याद नहीं होता, या आवर्त तालिका कितने वर्गों और किसमें क्या बटा हुआ ये हमें याद नहीं होता। तो इसका एक मैं साधारण सा तरीका बता रहा हूं कि जो एस ब्लॉक है, ये क्या है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक 2 वर्गों में बटा हुआ है। यदि आप किताबों में देखेंगे तो आप ध्यान से देखोगे कि जो एस ब्लॉक है वह 2 वर्गों में, 2 स्तंभकार में बटा हुआ है। तो इसको याद रखने का तरीका है कैसे, थोड़ी देर में बता रहा हूं मैं। जो पी ब्लॉक है, यदि आप पी ब्लॉक देखेंगे तो पी ब्लॉक 6 वर्गों में बटा हुआ है। डी ब्लॉक यदि आप देखोगे तो डी ब्लॉक जो है वह 10 वर्गों में बटा हुआ है। जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक 14 वर्गों में बटा हुआ है। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है कि एस का मतलब होता है सेकंड, और सेकंड कहते हैं दूसरी पोजीशन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एस जो है उसे कहते हैं सेकंड, सेकंड का मतलब होता है 2। आप ऐसा याद कर सकते हो, है ना। पी, यदि ये जो पी है, यदि मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या? मैंने घुमा के कुछ पहले उल्टा किया, उल्टा करने के बाद में मैंने उसको आईने में, उसको आईना दिखा दिया, तो आईने में देखने पर मुझे यहां पर कैसा दिखेगा, 6 जैसा दिखेगा। तो याद रखिएगा जो पी ब्लॉक है वह 6 वर्गों में बटा हुआ है ना, याद करना आसान। डी ब्लॉक, डी जो है, डी का मतलब होता है डेका, और डेका का मतलब होता है 10, या डी से डेका, डी से 10, ऐसा भी याद रख सकते हो आप। तो जो डी जो ब्लॉक है यह 10 वर्गों में हुआ होता है। एफ, एफ, एफ का मतलब होता है 14, है ना, और 14 का मतलब होता है 14। एफ का मतलब होता है 14 और 14 का मतलब होता है 14। ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम लोग कहें तो एस 2 वर्गों में बटा है, पी 6 वर्गों में, डी यानी 10 वर्गों में बटा हुआ है, एफ फॉर 14 यानी 14 में बटा हुआ है। यहां एफ का मतलब 14 नहीं होता है, मूलतः यहां पे केवल हम याद करने के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से बड़ा आसान है याद करना कि यदि कोई भी आपसे पूछता है कि भाई आधुनिक आवर्त तालिका के कितने हिस्से हैं, तो आधुनिक आवर्त तालिका के 4 हिस्से हैं जिन्हें हम लोग ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। एस 2 भागों में बटा है, पी 6 भागों में, डी फॉर 10 यानी 10 भाग में बटा है, एफ फॉर 14 का मतलब है 14, वह 14 भागों में बटा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग आवर्त तालिका को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा कि आवर्त तालिका, आधुनिक आवर्त तालिका में 18 वर्ग और 7 समूह या 7 आवर्त है। यह 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, एसपीडीएफ, एस 2 वर्गों में, पी 6 में, डी कितने में, डी 10 में, और एफ 14 में बटा हुआ है। तो इस तरीके से यह एसपीडीएफ है। अब एक और समस्या होती है कि जो एस वर्ग के जो तत्व है, एस वर्ग के जो तत्व है, इनके नाम याद करना, है ना। तो एस वर्ग के जो तत्व है, हम जानते हैं कि एस वर्ग 2 भागों में बटा हुआ है,
एस का जो पहला वर्ग है जो सबसे बाएं तरफ है उसे हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, और जो S2 है इसका जो इसके बाजू वाला जो भाग है उसके तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यदि आपको क्षारीय धातुओं के नाम याद करने हैं तो क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो यदि इसका नाम यदि आपको याद करना है, बहुत ही आसान है। एक लड़की थी जिसका नाम था लीना। एक लड़की थी जिसका नाम था लीना, और उसकी ना एक दूसरी लड़की जिसका नाम था रूबी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। है ना? तो हम कह सकते हैं लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। देख लीजिए, हो गया नाम याद। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, आसान याद करना। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, नाम याद हो गया। आप देखिए, है ना? तो इस तरीके से लीना यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। देखिए, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस तरीके से आप को क्षारीय धातुओं का नाम याद हो गया। अब यदि हम क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो क्षारीय मृदा धातु में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। है ना? तो हम इसका नाम कैसे याद करें? बड़ा आसान है। क्या? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। हो गया नाम याद। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। आसान है ना? तो ऐसे बहुत से तरीके जो है आपको मिल सकते हैं। आप लोग अपना भी कोई नया तरीका आप बना सकते हैं नाम याद करने के लिए। अब हम यदि P वर्ग के तत्वों की बात करें तो जो P वर्ग है हम जानते हैं कि वह 6 भागों में बटा हुआ है। तो उन 6 भागों के जो तत्व है उनके भी नाम हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे जो P वर्ग है, यह P वर्ग 6 वर्गों में जब बटा हुआ है तो जो पहला जो है उसे हम लोग P1 भी कह सकते हैं, या उसका नाम है 13वां वर्ग। उसका नाम क्या है? 13वां वर्ग। है ना? यदि इस 13 P1 या 13 वर्ग जो है 13वां वर्ग है, इस 13वें वर्ग की जो धातुएं हैं वह है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। है ना? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसका साधारण सा रूप हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बैग इट। किसी चीज को हासिल करना बैग इट कहलाता है ना? अंग्रेजी की कहावत, बेटर यू गॉट इट और बेटर यू बैग इट। बैग इट। B फॉर बोरॉन, A फॉर एल्युमिनियम, Ga फॉर गैलियम, इंडियम, थैलियम। है ना? ये कुछ ऐसे तरीके, सरल तरीके से आपको याद करना है। तो इसके बाद जो है वह है वर्ग 14वां जो है ना? और उस वर्ग 14वें का जो तत्व है वह है कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, स्टेनम और पीबी यानी लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड। अब इनके यदि आपको नाम याद करना है तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अक्सर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले थोड़े से सनकी होते हैं। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सनकी प्रॉब्लम। जो केमिस्ट्री वाले सर है वो सनकी प्रॉब्लम्स देते हैं। केमिस्ट्री सर गिव्स सनकी प्रॉब्लम। केमिस्ट्री का सी, SI सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, SN स्टेनम, प्रॉब्लम का PB यानी लेड। इस तरीके से याद हो गए। तो यदि आपको अब 15वां वर्ग जो कि नाइट्रोजन का जो वर्ग है उसके याद करने हैं, तो उसके लिए आइए देखते हैं हम लोग कि उसे हम लोग कैसे याद करेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन को हम लोग कैसे याद करेंगे, उसके ऑक्सीजन वर्ग को कैसे याद करेंगे, उसके बाद में हैलोजन परिवार को कैसे याद करेंगे, फिर हम लोग क्रिप्टॉन को कैसे, मतलब जो आपका निष्क्रिय गैस है उसे कैसे याद करेंगे, उसके लिए देखते हैं।